हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि में भी इससे पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक है ना? कि कृषि किन किन कारकों से प्रभावित होती है, यानी कृषि पर किन किन कारक का इफेक्ट पड़ता है। आइए हम लोग जानने का प्रयास करें। ये तो वही लोग समझ सकेंगे जिनके यहाँ खेती की कृषि होती है ना। शहरी वाले तो इसके बारे में कुछ पता होगा चाहे नहीं भी होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि कृषि किन किन कारकों से प्रभावित होती है। पहला है वर्षा पर निर्भरता। जो हमारी जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर है। किस प्रकार से? भारत में कृषि क्षेत्र का मात्र 1/3 भाग ही सिंचित क्षेत्र के क्या आते हैं, तो अंतर्गत आते हैं। शेष क्षेत्र मानसून के बारिश पर निर्भर करती है। कभी अल्पवृष्टि तो कभी अतिवृष्टि फसलों के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। इसमें अल्पवृष्टि अतिवृष्टि में मतलब क्या हुआ? अगर कम फसल हो, अगर कम बारिश हो तो फसल मतलब कि सूख जाते हैं, उनका पैदावार अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर अधिक बारिश हो फसल लेट डूबते हैं। तो कहने का अर्थ है कि वर्षा जो है फसल को नुकसान भी करता है और हानि भी, क्या होता है, लाभ भी पहुंचाता है। नेक्स्ट है खेतों के छोटे आकार। भारत में चकबंदी के अभाव में खेती योग्य भूमि के आकार छोटे होते हैं। छोटे भूजोत आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है भूमि का असमान वितरण। भारत में भूमि का असमान वितरण से भी भारतीय कृषि प्रभावित होती है। कहीं कहीं किसानों के पास बड़ी संख्या में जोत हैं तो अधिकतर जोतहीन है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं कहीं ज्योति का खेती जो अधिक संख्या में, कहीं कहीं ज्योति खेती जो ज्योति वाला है वो बहुत ही कम है। नेक्स्ट, कृषि ऋण क्या है? छोटे किसान बीज, खाद, कीटनाशक, श्रमिक आदि के लिए महाजनों अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऊंची सूद दर पर कर्ज लेते हैं। किसानों को कम उत्पादन, ऊंची सूद दर, प्रतिकूल मौसम, बिचौलियों आदि के कारण किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में वे समय पर ऋण नहीं लौटा पाते हैं। यह इनके कृषि उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कृषि विपणन। क्या है कृषि विपणन? सुनिएगा। अच्छी बाजार व्यवस्था के अभाव में किसान फसलों की अत्यधिक उत्पादकता को न तो सही ढंग से बाजार में पहुंचा पाते हैं और न ही बिक्री कर पाते हैं। किसानों की इस स्थिति का नाजायज फायदे बिचौलिए उठा ले जाते हैं। आगे की परंपरागत कृषि क्या होती है? आंसर है परंपरागत कृषि के तहत किसान कृषि कार्य में हल, बैल, कुदाल, खुरपी, हंसुआ आदि प्राचीन साधनों का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार की कृषि किसान के कृषि उत्पादन क्षमता को क्या करती है, तो प्रभावित करती है। आपके राज्य में कृषि कार्य उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए क्या प्रयास हुए हैं? लिखिए। आंसर है हमारे बिहार राज्य में कृषि कार्य उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए व्यापक बदलाव लाए गए हैं। इसके तहत परंपरागत कृषि के बदले वैज्ञानिक उपकरणों, संकर बीजों, कीटनाशकों एवं सिंचाई के विभिन्न उन्नत तकनीकों का प्रयोग शुरू हुआ। बीजों, कीटनाशकों एवं सिंचाई के विभिन्न उन्नत तकनीकों का प्रयोग शुरू हुआ। गेहूं के साथ सरसों की फसल बोना, आलू के साथ बकुली, मूली, सरसों उपजाने से पैदावार में बढ़ोतरी हुई। किसानों ने खेतों की जुताई और फसल ढुलाई उपजाने से पैदावार में बढ़ोतरी हुई। किसानों ने खेतों की जुताई और फसल ढुलाई के लिए ट्रैक्टरों का प्रयोग शुरू किया। फसल काटने के लिए मशीनों का उपयोग होने लगा। फिर आगे क्या हुआ? ट्रैक्टरों का प्रयोग शुरू हुआ, फसल काटने के लिए मशीनें का उपयोग होने लगा। प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा के लिए फसलों की बीमा कर प्रावधान और कम ब्याज पर बैंक से या स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया। ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक समितियों, पैक्सों का गठन, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा में किसानों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराई गई। बिस्कोमान द्वारा खाद बीज उपलब्ध कराए गए। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों को कृषि संबंधी नई जानकारियां उपलब्ध कराई गई है। श्री विधि तकनीक से धान उपजाने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया।
जैविक खादों के उपयोग पर भी बल दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।